Morning students, today we are going to start our part B of business studies, that is business, finance and marketing, and the unit 9, that is financial management. This is the most important unit, unit 9. What is the learning outcome of financial management? First, financial management, how to manage the finance in business, financial decision, like what decisions are taken in business, like investment decision, financial decision, dividend decision. Third, financial planning, how to plan the finance in business. And fourth is capital structure, what should be the capital structure of business. And fourth is fixed and working capital of business. These are the learning outcomes of the financial management, and step by step we are going to discuss the concept. First, financial management. Financial management, finance is the backbone of business. The success of any organization depend on the financial arrangement of the business. Financial management, the main goal and the main objective of business to earn the profit for its owner by by selling goods or services. For this, what is the basic requirement? The basic requirement is finance. Finance is the backbone of business. Finance is the basic requirement of business. Without finance, a businessman can't do anything. So, finance is the basic requirement. For the arrangement of finance, for the management of finance, there are three questions comes into mind. First, how much finance is required? Second, what are the different sources of finance? And third, how much profit will be earned from the business? Is it clear ना? फाइनेंस को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, फाइनेंस का ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है. तो फाइनेंस जब हमें अरेंज करना है तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स को देखना है. अगर हम कंक्लूड करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. सेकेंड, व्हाट आर द सोर्सेज, आइदर इट विल बी अ लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज. थर्ड, अब हमने फाइनेंस देख लिया कौन कौन से सोर्सेज से आएगा, बट क्या इतना ही इनफ है? हमें ये भी तो देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट उस पर अर्न हो रहा है. तो हम जब फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो ये तीन बेसिक चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं. तो फाइनेंस को मैनेज करना ये बहुत मेजर इशू है बिजनेस में, और इसको प्रॉपर वे से ही हमें मैनेज करना है, क्योंकि विदाउट फाइनेंस हम कुछ भी बिजनेस में नहीं कर सकते. तो फाइनेंस इज़ द बेसिक नीड. इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट इज रिस्पेक्टिव फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड. फाइनेंस को अरेंज करना ही सफिशिएंट नहीं है. फाइनेंस को अरेंज करने के साथ साथ जो हमने फाइनेंस अरेंज किया है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है. ठीक है ना? फाइनेंस तो अरेंज हो जाएगा, बट क्या उस फाइनेंस को हम प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर रहे हैं, इफेक्टिव वे से यूटिलाइज कर रहे हैं? तो वो हमारे लिए मेन मैटर है. इफेक्टिव और एफिशिएंट, दैट मीन्स कि जो हमारा कहीं एक्स्ट्रा फाइनेंस तो नहीं कर रहे, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही हम फाइनेंस को एक्सपेंस करें. ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि ये काम 5 दिन बाद होना चाहिए तो इसमें 1 लाख लगेगा. आपने कहा अगर आपको 3 दिन में करना है तो आपको 1,10,000 पे करना पड़ेगा. नहीं, हमें वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंट दोनों वे से परफॉर्म करना है. तो नेक्स्ट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फाइनेंस का सबसे बड़ा रोल है. विदाउट फाइनेंस कैन बिजनेस डू एनीथिंग? नो, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस. तो हम बिजनेस का रोल डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस को मैनेज करने में रोल क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कैसे हम मैनेज करते हैं फाइनेंस को? तो फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? फिक्स्ड एसेट्स का. लाइक लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ों का बिजनेस में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है. जब हम फिक्स्ड एसेट को मैनेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन. फिक्स एसेट के जो रोल है इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन.
क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है। हम फिक्स्ड एसेट में ये देखते हैं कि हमें फिक्स्ड एसेट पे टोटल कितना इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हर एक सेपरेट फिक्स्ड एसेट पे हमें कितना इन्वेस्ट करना है। समझ में आया? फिक्स्ड एसेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। फिक्स्ड एसेट में हम ये देखते हैं कि टोटल फिक्स्ड एसेट पे कितना इन्वेस्ट करना है और हर एक सेपरेट फिक्स्ड एसेट पे हमें कितना इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें टोटल फिक्स्ड एसेट पे 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना है। ये हमारा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजन है। ये तो हमारा टोटल है कि हमें इस साल 500 करोड़ फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद एंड डिसाइड एवरी सेपरेट फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल इस 500 करोड़ में से 100 करोड़ हमने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग पे लगा दिया, 100 करोड़ हमने क्या किया, मशीनरी पे लगा दिया। इस तरह से हम अलग अलग फिक्स्ड एसेट को भी डिटरमाइन करेंगे। तो दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इज इट क्लियर? टोटल फिक्स्ड एसेट एंड एवरी सेपरेट फिक्स्ड एसेट इज डिसाइडेड। Second is determination of current assets. Current assets also plays an important role in business organization. In this, there is total amount is invested in current assets and every separate investment amount in current asset. It is also decided in the determination of current assets. For example, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, 50 करोड़ रुपए करंट एसेट्स के लिए रखना है। अब 50 करोड़ हमें करंट एसेट्स के लिए रखना है, तो इसमें से ये टोटल हो गया, टोटल करंट एसेट्स। उसके बाद मैंने क्या कहा, एंड डिसाइडेड एवरी सेपरेट करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल इसमें से हम कितना स्टॉक के लिए रखेंगे, कितना हम डेटर्स की पेमेंट के लिए रखें, कितना हम क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए रखेंगे, कितना वर्किंग कैपिटल के लिए रखेंगे। हर एक सेपरेट करंट एसेट्स के लिए भी हम अमाउंट इसमें डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर है? दोनों का कंसेप्ट वही है, करंट एसेट फिक्स एसेट में टोटल अमाउंट एंड एवरी सेपरेट फिक्स एसेट्स, एंड इन केस ऑफ करंट एसेट्स टोटल अमाउंट इन करंट एसेट्स एंड एवरी सेपरेट करंट एसेट्स अमाउंट इज already decided. Third one is determination of proportion of long term and short term finance. In business, long term as well as short term finance both plays an important role in financial management because these both are the basic need of business. Long term और short term. बेटा जो long term finance है, long term finance हमारे business में long time के लिए रहता है। इज इट क्लियर? एंड शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए 1 ईयर 2 ईयर, इनका जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। और लॉन्ग टर्म क्लियर हो रहा है नेम से ही कि लॉन्ग टाइम तक। जो लॉन्ग टर्म हमारा फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये हम लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं। बट जब कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस से फाइनेंस को अरेंज करता है तो वो क्या होता है, बिजनेस के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। बिजनेस में लिक्विडिटी बनी रहती है। लिक्विडिटी मेंटेन रहने का मतलब है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ऑन टाइम हमारे पे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सैलरी देनी है, हमें रेंट देना है, कमीशन है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल्स का पेमेंट करना है। दैट मीन्स कि हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट इसका बेनिफिट हमारे लिए क्या होता है कि ये हमारी बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन करके रखता है। और इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन रहे तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म नेम से ही क्लियर हो रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज विद इन 1 ईयर। ये हमारी शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए हम लेते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे लिए बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्सपेंसिव तो है बट बेनिफिट क्या है, लिक्विडिटी बनी रहेगी। फोर्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बेटा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या क्या होते हैं। आप लोगों ने 11th में सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ा है, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ। 11th चैप्टर में सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेब्ट, लोन, रिटेन्ड अर्निंग। हमारे पास ये नंबर ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो हमें अपने बिजनेस में, और हम लोगों ने इनके बेनिफिट्स और सब कुछ हमने 11th में डिस्कस कर लिया था पहले ही। तो जितने भी हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, हर किसी के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स है। इक्विटी के अपने अलग बेनिफिट है। इक्विटी क्या होता है, बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक रहता है,
बट इक्विटी शेयर होल्डर्स की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। डेप्ट जो है वो थोड़ा सा उसके साथ रिस्क होता है कि अगर हमने ऑन टाइम इंटरेस्ट नहीं पे किया तो वो हमारे ऊपर लीगल क्लेम कर सकते हैं। बट डेप्ट का अपना अलग बेनिफिट है कि जब हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंस हुआ हम उनका पेमेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इट डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड देन डेप्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इफ फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड then equity share capital is the best source of finance. It depends on the condition of the organization. तो हमें क्या करना है, इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस का थोड़ा सा प्रपोर्शन एक प्रॉपर वे से हमें डिसाइड करना है कि हमें इक्विटी से कितना पैसा लेना है, हमें डेप्ट से कितना लेना है। तो ये चीज़ें हमारी एक प्रॉपर वे से डिसाइड होनी चाहिए, जो इनका जो रेशो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे आइटम्स है वो भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बड़ा अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट कितना है, वो हमें इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट कितना पे करना है, डेप्रिसिएशन कितना पे करना है, ये सारी चीज़ें, लिक्विडिटी मेंटेन करनी है। और जैसे क्या होता है कि अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, हमने सारा अमाउंट कैश में पे कर दिया तो हमें डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाता है, तो हमें वो सारी चीज़ों को भी देखना है। So these are the role of financial management, and financial management plays a very important role in organization in business. फिक्स एसेट में देखना है, फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस, और प्रपोर्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एंड द नेक्स्ट इज वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। What are the objective of financial management? The objective of financial management depends on the financial manager of the company while taking three decisions: investment decision, financial decision and dividend decision. It depends on the financial manager of the company. The main objective of financial management is to wealth maximization. Wealth maximization is the main objective of financial management. Now how we maximize the wealth? Now wealth maximization is the most important concept. Wealth maximization means to increase the income of invested by the shareholders. This is the wealth maximization. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करना। इज इट क्लियर? सो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर is the index of wealth maximization. If the market price of share increase, that means it is the good news of shareholder to increase the wealth maximization, and if the market price of share decrease, that means it is the bad news of shareholder. Is it clear na? That means it is the bad news of shareholder, and to decrease the decrease the wealth of shareholders, we discuss it with the example. What is the formula of wealth maximization? Number of shares into market price per share. बेटा wealth maximization का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में जो पैसा लगा रहे हैं, इज इट क्लियर, उस पैसे का मार्केट प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज। और शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है अगर उसका मार्केट प्राइस डाउन हो जाता है तो दैट मीन्स कि वेल्थ हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम एग्जांपल से करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है, उसने 1000 शेयर हमारी कंपनी के खरीदे हैं, ठीक है बेटा, और उस शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। 100 शेयर्स परचेज किए हैं और पर शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। तो अभी फिलहाल शेयर होल्डर्स का देखो जो करंट वेल्थ है वो कैसे है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसने कितने शेयर परचेज किए हैं, 1000, और शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 10। दैट मीन्स कि ये एट प्रेजेंट शेयर होल्डर की प्राइस है 10,000। इज इट क्लियर ना? अब हम कैसे देखेंगे कि अब तो ये शेयर होल्डर ने अभी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो दैट मीन्स 1000 शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 10,000 हो गई। बट अब हम ये कैसे कहेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइज है या वेल्थ डिक्रीज है? फॉर एग्जाम्पल अब शेयर का मार्केट प्राइस हमारा 10 से 12 हो गया,
10 से 12 रुपीज़ हो गया, दैट मीन्स कि 1000 इंटू 12. नाउ द वैल्यू ऑफ शेयर इज 12,000. इज इट क्लियर ना? 10,000 पहले कितना था? 10,000. नाउ द market price of share is increased by 2 rupees, then the value of shareholder is 12,000. That means it represent that there is wealth maximization. Is it clear ना? शेयर का मार्केट वैल्यू 10 रुपये से 12 रुपये हो गया, तो अब उसको जो जब उसने मनी लगाई थी तो 10,000 वैल्यू थी, अब वैल्यू क्या है? 12,000. दैट मीन्स कि अब क्या है कि ये उसका शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हुई है. तो ये है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. ठीक है ना? दैट इज द इंडेक्स. जो ये शेयर का मार्केट प्राइस है, ये इंडेक्स है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का. अगर ये इंक्रीज होता है तो दैट मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइज है. फॉर एग्जाम्पल, अब शेयर की वैल्यू 8 रुपीज़ हो गई, तो दैट मीन्स 1000 शेयर इंटू 8,000. अब क्या हो गया? वेल्थ हमारी डिक्रीज हो गई है. मार्केट प्राइस अगर शेयर का डाउन होगा तो दैट मीन्स इट डिक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. तो ये जो हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस इज द इंडेक्स ऑफ शेयर होल्डर. अगर ये इंक्रीज होता है तो दैट मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है तो वेल्थ डिक्रीज हो रहा है. बट जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि शेयर की मार्केट प्राइस हमेशा क्या हो? इंक्रीज हो, क्योंकि वो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए सबसे गुड न्यूज़ होता है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे हम अपने शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज हो. सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अभी हमने कहा कि मेन सिर्फ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है? शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होना. अगर डिक्रीज होगा तो वो वेल्थ हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी शेयर होल्डर इज टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ऑब्वियसली आप कहीं पैसा लगाओगे तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? कि मार्केट प्राइस आपका बढ़े. तो ये डिसीजन कि कैसे हम अपने शेयर की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. फाइनेंशियल मैनेजर के 3 डिसीजन पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है ना? जो भी फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, आइदर ही विल बी इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो डिसीजन उसका बिल्कुल बेस्ट हो, तो वो भी हमारा, उससे भी हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट होगा. सेकेंड, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन. नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे. जब फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस का डिसीजन ले रहा है तो उसको एक प्रॉपर रेशो में लेना है. ये नहीं कि सारा पैसा इक्विटी से ले ले, सारा पैसा डेब्ट से ले ले, तो एक प्रॉपर एक उसको फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेना है. और डिविडेंड डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, दैट मीन्स यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसीजन लेना है कि कितना प्रॉफिट अपने पास वो रखेगा और कितना वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. यहाँ पे प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए ताकि हमारे शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड रहे और बिजनेस भी हमारा स्मूथ वे से रन करे. नेक्स्ट टॉपिक में हम ये तीनों डिसीजंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है ना? तो ये हमारा आगे डिटेल में हमें डिस्कस करना है. तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू वेल्थ maximization, and wealth maximization is the most important topic of this chapter. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you so much.